तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड मॉर्निंग ही चल रहा है अभी तक, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। पहले ये बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, यहाँ हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी उन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, मोटिव नहीं होता, मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। लेकिन यदि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है। अकाउंटिंग तो सभी को करनी है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, ये भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लेकिन इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग एंड पी&एल नहीं बनेगा। यहाँ ट्रेडिंग एंड पी&एल नहीं बनेगा, वहां पे हम नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, ये आपके एनजीओज हो गए, ये आपके सोशल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हो गए, क्लब्स, सोसाइटीज, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि एनपीओ की फॉर्म में चलते हैं, यानी गवर्नमेंट एडेड होते हैं, जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, तो वो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं जितना उनके एक्सपेंसेस होने वाले हो। ये भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन इनका रेवेन्यू जनरेशन एक्सपेंसेस मीट आउट करना होगा, इनका रेवेन्यू जनरेट करने का पर्पस प्रॉफिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लब है, अब क्लब अपने मेंबर्स को सर्विस देने के लिए बना होता है, इट इज सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल सोसाइटी, जहां उनके सारे मेंबर्स मिलके एक सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, एक क्लब बना रहे हैं, जहां पे सारी फैसिलिटीज उन मेंबर्स के लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो वहां उन मेंबर्स से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू सिर्फ उन मेंबर्स को ही सर्विसेज देने में जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए किया जा रहा है। बट इस एक्टिविटी में कहीं ना कहीं रेवेन्यू और एक्सपेंस इक्वल होंगे, जरूरी नहीं है। तो समाउ रेवेन्यू ज्यादा या कभी एक्सपेंसेस ज्यादा, तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं, सरप्लस या डेफिशिएट हो गया। यदि रेवेन्यू हमने ज्यादा कलेक्ट कर लिया और रेवेन्यू से कम हमारे एक्सपेंसेस हुए, तो वी हैव सरप्लस रेवेन्यू विद अस, जिसे हम आगे फ्यूचर में यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यदि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ और एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो वी कैन से कि हम डेफिसिट में हैं, जिसे हम फ्यूचर में कवर करेंगे। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनपीओस कौन कौन से स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो यहाँ पे मेनली 3 स्टेटमेंट्स आएंगे। फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। द फर्स्ट वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले इस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नाम से क्लियर है, यहां पे क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिसिप्ट्स। यहां पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहां कहां से उन्हें रिसिप्ट मिल रही है और कौन कौन से उनके पेमेंट हो रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक योर कैश बुक, इट इज जस्ट लाइक योर कैश बुक, कंसोलिडेटेड कैश बुक, क्रोनोलॉजिकल कैश बुक नहीं, कंसोलिडेटेड कैश बुक। क्रोनोलॉजिकल कैश बुक में हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ डेट वाइज तो वो अपने कैश बुक बना रहे होंगे, जब एट द एंड ऑफ द ईयर वो अपने सारे कैश ट्रांजेक्शन्स और बैंक ट्रांजेक्शन्स को कंसोलिडेट करके और उसका एक समरी प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कि ड्यूरिंग द ईयर कहां कहां से कितनी रिसिप्ट्स हुई और ड्यूरिंग द ईयर कहां कहां कितना हमने पेमेंट किया, एंड व्हाट द अमाउंट ऑफ कैश लेफ्ट विद अस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से स्टार्ट होगा एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक पे एंड होगा।
तो इसका आउटकम है, वो आउटकम है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। आउटकम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। इस अकाउंट को बनाने का पर्पस है कि हमारे पास कितना कैश और बैंक बैलेंस बचा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो फाइंड आउट करना है। इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? ऑल कैश रिसीट्स कैश जहां वर्ड यूज कर रहा हूं तो इट्स इंप्लाइड कि मैं कैश का मतलब कैश या बैंक दोनों की बात कर रहा हूं। ऑल कैश रिसीप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, ऑल कैश रिसीप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, वर्ड पे फोकस कीजिएगा। ऑल कैश रिसीप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू एनी ऑफ द ईयर, ऑल कैश रिसीप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू एनी ऑफ द ईयर। हम करंट ईयर का बना रहे हैं। करंट ईयर में यदि हमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई कैश मिला है तो भी आएगा, हमें फ्यूचर ईयर से रिलेटेड कोई कैश मिला है तो भी आएगा। ऑल कैश रिसीप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर related to any year, related to any year, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड, यदि वो ड्यूरिंग द ईयर हमें मिला है या ड्यूरिंग द ईयर हमने पे किया है, इट विल बी इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी ये बनता किस बेसिस पे है? दो तरह का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, पढ़ा होगा आपने, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। तो ये बनता है कैश बेसिस पे, ये बनता है कैश बेसिस पे। इट इज मेंटेन्ड ऑन द कैश बेसिस, ये कैश बेसिस पे बनता है। इट इज मेंटेन्ड ऑन द कैश बेसिस। तीन मेन पॉइंट यहां पे हमने ध्यान में रखना है। इसका आउटकम है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसमें रिकॉर्ड होती है ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू एनी ऑफ द ईयर, एंड इसको कह सकते हैं कि इट इज मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस। सेकेंड यहां हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, ऊपर यदि एक लाइन और लिख दें, रिकॉर्ड्स ऑल मतलब यहां जब हमने ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स की बात की ना, तो ऑल का मतलब कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। मशीन खरीदा है तो भी पेमेंट हुआ है, और सैलरी पे किया है तो भी पेमेंट हुआ है। एक कैपिटल है और दूसरा रेवेन्यू, दोनों आएंगे। यहां ऑल का मतलब है कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। सेकेंड स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगेन नाम से क्लियर है क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका आउटकम होता है सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट, इसका आउटकम है सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट का मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो यहां दो कॉलम रहेंगे, एक इनकम का कॉलम होगा, एक एक्सपेंडिचर का कॉलम होगा, और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी? ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर either settled in cash or not। जस्ट ऑपोजिट बात कर ली हमने। आप इसमें हम करंट ईयर की सारी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश में सेटल हुई हो या नहीं। मतलब if income belongs to current year, either received or not। if income received during the year related to previous year, यहां नहीं आएगी। if we receive any income of next year, यहां नहीं आएगी। यहां आएगी करंट ईयर की इनकम, चाहे इस साल मिली या नहीं मिली या पहले मिल गई थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे करंट ईयर की इनकम रिकॉर्ड करनी है। यानी कोई आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट होंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम होगी तो भी आएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे तो भी आएंगे, बट अनअर्न्ड इनकम होगी तो नहीं आएगी, क्योंकि वो अनअर्न्ड है, इस साल नहीं कमाई, वो नेक्स्ट ईयर की है तो नेक्स्ट ईयर जाएगी। यहां कोई भी एडवांस पेमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन सारे आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स आएंगे। इसको यूं समझ लीजिए, कोई भी एडवांस नहीं आएंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग होंगे तो आएंगे, क्योंकि वो इसी साल के हैं। यहां हम एक्सपेंस और इनकम को अलग अलग वर्ड से यूज नहीं करते। नॉर्मली हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ा है और अक्रूड इनकम पढ़ा है। यहां हम एक्सपेंस के लिए भी आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इनकम के लिए भी आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब इनकम इस साल का है लेकिन अभी तक मिला नहीं। यहां यूं कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, यस, रिकॉर्ड होगा। एडवांस इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं हो। बात समझ में आ गई? यानी ये किस बेसिस पे बन रहा है? इट मेंटेन ऑन अक्रूवल बेसिस। ये अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन होता है। इट मेंटेन ऑन अक्रूवल बेसिस, इसे हम अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब हो गया करंट ईयर से रिलेटेड हर इनकम एक्सपेंसेस यहां रिकॉर्ड होंगे। आउटस्टैंडिंग होगी तो भी रिकॉर्ड होगी, बट एडवांस होगी तो रिकॉर्ड नहीं होगी। पिछले साल का कोई पेमेंट इस साल हुआ है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन इस साल का पेमेंट यदि पिछले साल हो गया था तो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड। तो यहाँ पेमेंट पे फोकस नहीं है, यहाँ फोकस है
इनकर्ड और अर्न पे, इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, बस यू हैव टू रिकॉर्ड इट। थ्योरेटिकली बात करें तो दोनों में डिफरेंसेस इन 5 पॉइंट से हम निकाल सकते हैं। एज इट इज इनको यहाँ लिखा है, इनको कंपैरेटिव फॉर्म में लिख दें तो ये इनके डिफरेंसेस हो गए। थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे पास बनेगा वो होगा बैलेंस शीट। जिसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। क्या आएगा इसमें? असेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड कैपिटल। यहां कैपिटल को कैपिटल ना बोल के कैपिटल फंड बोला जाता है। असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। And apart from 3 statements that certainly we have to prepare, और बहुत सारी चीजें बनानी पड़ सकती। प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट या ओपनिंग बैलेंस शीट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, असेट अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, trading account if we are performing some trading activity also, consumption account, stock account, debtor account, creditor account। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा हमें वो वर्किंग नोट्स में उन अकाउंट्स को भी बनाना हो, बट मेनली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 3 चीजें बनानी है। अब इन 3 में से नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कोई एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बनी हुई होगी, से उन्होंने आपको रिसीट पेमेंट बना के दे दिया, आपको इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी है विद द हेल्प ऑफ दैट रिसीट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। या उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर बना के दे दिया, आपको रिसीट पेमेंट एंड बैलेंस शीट बनानी विद इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और यहां उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट दोनों दे दिया, आपको 2 साल की बैलेंस शीट बनानी। ये वाला फॉर्म बहुत रेयरली आता है, बहुत रेयरली मतलब ना के बराबर चांस है। मेनली सबसे सिंपल वे है रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट बना, और इन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन होता है। किस्मत ज्यादा अच्छी हुई तो ट्रायल बैलेंस दे दिया और इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट बैलेंस शीट तीनों बना दिया। ठीक है, हाँ नॉर्मल चीजें तो खराब किस्मत में आती है ना तुमको, इसलिए लेकिन इतनी खराब भी नहीं है हमारी किस्मत। नॉर्मल तरीके का ही क्वेश्चन आया है और वही आएगा, डोंट वरी। नाउ कैसे बनाना है, क्या करना है, उस पे चलने से पहले एनपीओ के अंदर वैसे ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं जैसे ट्रांजैक्शंस एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। यहां के रेवेन्यू सोर्सेस, इनकम सोर्सेस एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है, और यहाँ के एक्सपेंसेस भी समाव कुछ डिफरेंट है। तो पहले मैं यहाँ पे उन सारे सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात करूंगा जो डिफरेंट हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो एक एक चीज को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करें इनकम सोर्सेज की। एक एनपीओ के इनकम सोर्सेस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला और सबसे मेन इनकम सोर्स ऑफ एनपीओ, सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन, इन शॉर्ट आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो मेंबरशिप फी, एनुअल मेंबरशिप फी यूं बोल सकते हैं। इट्स नॉट मेंबरशिप फी, इट्स एनुअल मेंबरशिप फी। ये क्लब है, क्लब के मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली क्लब के एक्सपेंसेस मेंबर्स के लिए किए जा रहे हैं, तो मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मेंबर्स का जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है, हर साल जो उनसे फीस ली जाती है, वो सब्सक्रिप्शन कहलाती है एंड वो फिक्स होती है। से हमने फिक्स कर दिया कि एवरी मेंबर विल पे 1000 रुपी पर ईयर। If 100 members are there, then what will be your income? 1 lakh. That is your income, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम कॉलम में चली जाएगी। बट यदि मैं रिसीट पेमेंट की बात करूं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे वो पूरा 1 लाख रिसीव हो गया होगा। किसी ने पेमेंट शायद नहीं किया, किसी ने शायद पिछले साल ही पेमेंट दे दिया होगा, हो सकता है कुछ पेमेंट जो पिछले साल का बाकी है वो इस साल मिला होगा। तो मुझे कैलकुलेट करना रहेगा कि रिसीट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन कितना आएगा और इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन आएगा जो करंट ईयर में हमने कमाना है, जो करंट ईयर में इनकम होनी चाहिए, और रिसीट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन आएगा जो करंट ईयर में मिला। इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन आएगा रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, और रिसीट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन आएगा रिसीव्ड इन करंट ईयर, रिलेटेड टू एनी ऑफ द ईयर, एडवांस भी मिला हो, पिछला बकाया मिला हो। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है अकाउंट बनाना। हम हमेशा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ही बनाएंगे और उस अकाउंट में मैक्सिमम कितनी इंफॉर्मेशन आ सकती है वो देख लेते हैं। एक बार अकाउंट समझ में आ जाए तो आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में ले जाना चाहते हो तो ले सकते हो। इस अकाउंट की स्टार्टिंग होगी उस अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन से जो लास्ट ईयर से पेंडिंग चल रहा है, और उस अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन से जो लास्ट ईयर हमें इस साल के लिए एडवांस में मिल गया। यदि लास्ट ईयर से कोई सब्सक्रिप्शन पेंडिंग चल रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दैट इज योर इनकम, दैट इज योर लायबिलिटी और असेट। Any subscription that is outstanding of previous year is liability or asset? Asset, क्योंकि ये इनकम है, इनकम बकाया है, इनकम बाकी है, तो वो असेट होती है। जैसे अक्रूड इनकम बोलते थे हम बचपन में, तो वो असेट है, तो वो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड पे। असेट है तो डेबिट बैलेंस के साथ आएगा। 2, आउटस्टैंडिंग at the beginning, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितना बाकी है। और द लास्ट ईयर हमें कोई एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया था, तो हमारी लास्ट ईयर की लायबिलिटी थी। ये असेट कौन से ईयर की है? प्रीवियस ईयर की। और प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिला वो लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी भी कौन से ईयर की है? प्रीवियस ईयर की। बाय एडवांस एट द बिगिनिंग, ठीक है। अब जितना सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है बाय
receipt and payment received during the year. यदि कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जितना भी रिसीव हुआ है, चाहे वो किसी भी साल का हो, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से रिसीट पेमेंट में चला जाएगा। 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम मतलब जितनी इनकम करंट ईयर में होनी चाहिए थी, जितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था। इफ यू नो अबाउट द सब्सक्रिप्शन पर मेंबर एंड नंबर ऑफ मेंबर, तो ये इनकम तो डायरेक्टली पता चल जाएगी। नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई बाय सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, ये इनकम सीधा कैलकुलेट होके आ जाता है, अदरवाइज यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मेंबर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग चल रहा है एंड नाउ द मेंबर इज सीज्ड टू बी अ मेंबर, हमने या उसने मेंबरशिप छोड़ दिया और उसका सब्सक्रिप्शन पेंडिंग चल रहा था और उसने मेंबरशिप छोड़ दिया, तो उसका वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें रिकवर नहीं होगा, वो यहां रखा हुआ होगा और वो अब हमें रिकवर तो राइट ऑफ करना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। यानी ये उस मेंबर का सब्सक्रिप्शन है जो अब हमें पेमेंट नहीं देने वाला, तो ये राइट ऑफ होगा तो यहां आ जाएगा। एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड एडवांस एट द एंड। यहां मैंने आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखा है। इस आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या है? नहीं, मतलब परफेक्ट, यहां है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, नॉट द आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर। डिफरेंस है दोनों लाइन में। आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर का मतलब इस साल का कितना बाकी है। जरूरी तो नहीं है कि ईयर एंड पे सिर्फ इस साल का ही बाकी हो, ये भी तो हो सकता है जो पिछले साल का बाकी था वो अभी भी बाकी हो, या उसमें से कुछ पार्ट अभी भी बाकी हो। तो यहां हमें सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं लिखना है, इसलिए मैंने आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर नहीं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखा है। तो यहां पे स्पेसिफाई कर दीजिएगा एज ऑन 31st March, not of outstanding of current year only. Include outstanding of previous years if still pending. यहां पे 31st March ईयर एंड पे जो आउटस्टैंडिंग है वो पूरा आएगा। अब क्वेश्चन में लैंग्वेजेस कैसे कैसे आती है। आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर हम चेक करेंगे, ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है सिर्फ, देन वी हैव टू चेक कि प्रीवियस ईयर का भी कुछ बाकी तो नहीं पड़ा है, इंक्लूड करो, ऐड करके लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ये ऑलरेडी पूरा प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग सब इंक्लूड करके लाके दिया है हमें। वहां आपको पता भी चल जाए कि प्रीवियस ईयर का कितना बाकी है तो भी ऐड नहीं करना है, वो इंक्लूडेड है। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर। तो आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर इज नीडेड
इफ आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर इज गिवन, तो चेक करना पड़ेगा कि पुराने आउटस्टैंडिंग का स्टिल पेंडिंग तो नहीं है, वो भी यहाँ पे लाके इंक्लूड करना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ मिस्टेक हो जाता है, तो इस पे थोड़ा फोकस रखना। अब इस अकाउंट में पर्पस ये है कि आपके पास मिसिंग होगा या तो ये अमाउंट और या फिर ये अमाउंट। रिसीट पेमेंट का अमाउंट मिसिंग हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट मिसिंग हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट हो जाए। सर सब कुछ दिया है तो मिसिंग हो सकता है इन दोनों में से कुछ, और यदि ये नहीं दिया है तो ये नहीं होगा, ऐसा मान ले, ये मिसिंग नहीं होगा, ये कभी मिसिंग नहीं। ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है जो एक सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में आ सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग देके खत्म कर दिया। ऑलवेज ड्रॉ द लेजर अकाउंट यदि आपको मिस्टेक नहीं करना है तो, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म पे यदि मैं आपको बताता तो आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट बनाने पड़ सकते हैं। रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालना, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट का अमाउंट निकालना, और यदि आपको लेजर क्लियर है तो आप स्टेटमेंट भी बना सकते हो। आपको रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालना है तो ये साइड पूरा ऐड कर दो और उसमें से ये और ये माइनस कर दो, तो इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकल जाएगा। स्टेटमेंट फॉर्म, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट का अमाउंट निकालना है, ये साइड ऐड कर दो और इसमें से ये माइनस कर दो, तो रिसीट पेमेंट का अमाउंट बच जाएगा। लेकिन वो याद करने वाला हो गया, हमारे पास याद करने के लिए वैसे ही बहुत लोड है दिमाग पे, तो बेटर तरीका है इंफॉर्मेशन कम हो या ज्यादा, इनिशियली तो फॉर्मेट ही बनेगा, इनिशियली तो लेजर ही बनाएंगे, और जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तो यदि एक दो इंफॉर्मेशन ही आती है तो हम प्लस माइनस करके काम चला लेंगे, बट अभी हैबिट यही रखेंगे कि हम लेजर बनाए। एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर्स से रिलेटेड कितना अभी मिल गया, ईयर पे फोकस करना पर कि कौन से ईयर की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, जो ओपनिंग एडवांस था ना उसका डिटेल दे दिया, से अभी चल रहा है 23-24, ओपनिंग एडवांस में डिटेल दे रहा है रिसीव्ड ऑफ 23-24 5000, ऑफ 24-25 4000, दोनों ही एडवांस देना उस साल के लिए। तो इस साल वो 24-25 का इस साल भी एडवांस ही है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, किसी ने 3 साल का एक साथ दे दिया था, तो जब तक वो थर्ड ईयर नहीं आ जाता तब तक रिमेनिंग ईयर का सारा एडवांस में ही चलता रहेगा। ये थोड़ा सा स्मार्टनेस लाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच डेवलप करना पड़ेगा कि कौन से साल का है एडवांस में जाएगा, करंट ईयर का है क्या, प्रीवियस ईयर का है क्या, वो ईयर्स के इंफॉर्मेशन से जाना पड़ेगा। क्लियर? ये है फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, सब्सक्रिप्शन। और नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, next major source of income, next important source of income is donation. And donation is of two types: general donation, specific donation. General donation, specific donation.
जनरल डोनेशन मतलब डोनेशन देने वाले ने डोनेशन दे दिया, बस, वो चाहे कुछ भी करो उसका। इट इज रेवेन्यू इनकम, ये रेवेन्यू इनकम है। ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे चला जाएगा। रेवेन्यू इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे चला जाएगा। करंट ईयर की इनकम मानेंगे इसे हम। इट इज कैपिटल रिसीट, ये कैपिटल रिसीप्ट है। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब डोनेशन गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, या डोनेशन देने वाले ने साथ में मेंशन कर दिया कि ये किस काम के लिए दे रहा हूं, तो ये उसी काम में खर्च होना चाहिए। तो ये हमारे लिए कैपिटल इनकम है, जिसे हम उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए ये मिला है। फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे सर इसे हम। इसे लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। अब यही इस स्पेसिफिक डोनेशन के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट समझिएगा। स्पेसिफिक डोनेशन मिला, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला, तो इट इज नॉट लाइबिलिटी बेसिकली। ये एक्सपेंड करना है, वापस नहीं देना, खर्च करना है। जिस पर्पस के लिए मिला उस पर्पस में खर्च करना है। तो हम इसे रिजर्व या फंड की तरह ट्रीट करेंगे। हम इस का बना देंगे फंड, और फंड बना के उसके आगे वो नाम टिका के उसे लायबिलिटी साइड पे रख देंगे। और जिस नाम के साथ ये फंड जुड़ा है उस नाम से रिलेटेड काम में इसको यूज करेंगे। काम दो तरह के हो सकते हैं, पर्पस दो तरह के हो सकते हैं। एक पर्पस खर्च करने का, और एक पर्पस असेट क्रिएट करने का। डोनेशन गिवन बाय द पर्सन फॉर फॉर कंडक्टिंग अ टूर्नामेंट, खर्च करना है, टूर्नामेंट करवाओ, खर्च करो। डोनेशन गिवन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स टू द किड्स, खर्च करने। एक फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए डोनेशन मिला, खर्च करना। डोनेशन गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ प्लेग्राउंड, इन्वेस्ट करना। डोनेशन गिवन फॉर क्लब्स बिल्डिंग, इन्वेस्ट करना है। पर्पस दो तरह के, खर्च करना है या इन्वेस्ट करना है। हमने फंड बना दिया और पर्पस के बेसिस पे अकाउंटिंग समझिएगा। एक पर्पस है फॉर एक्सपेंसेस और दूसरा पर्पस है फॉर क्रिएटिंग
या कंस्ट्रक्टिंग एनी असेट। तो खर्च करने के लिए नॉर्मली जो पैसा मिलता है वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, पहली चीज, और खर्च करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरी चीज, एक क्रिकेट टूर्नामेंट अरेंज करने के लिए डोनेशन मिला, हार्डली इट विल टेक 1 मंथ टू एक्सपेंड इट। हाँ चलो यार करवाते हैं, जैसा तो 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने में करवा देंगे, खत्म भी हो जाएगा, तो पैसा खर्च होना ही वाला है। लेकिन डोनेशन मिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाए। हमें ये फील होता है कि यदि हम असेट क्रिएट करने जा रहे हैं दैट विल टेक सम टाइम, तो मीनवाइल हम उस पैसे का क्या करें, बैंक में रख लें। हाँ सर बैंक में रखा हुआ ही है ना, सर बैंक में तो कुछ मिलता नहीं है, एक काम करते हैं इसकी एफडी करवा देते हैं, ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो आता रहे, और जैसे जैसे खर्च करना होगा एफडी से निकालेंगे, खर्च करते जाएंगे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। एक दिन में मान लो 20 लाख का डोनेशन मिला, एक दिन में तो 20 लाख खर्च होने नहीं है, ग्रेजुअली खर्च होंगे। तो 20 लाख का एफडी बना दो, जैसे जैसे बिल्डिंग में जरूरत पड़े, अभी 5 लाख की चाहिए, 5 लाख का एफडी थोड़ा कंस्ट्रक्शन में डाल दिया। मान लो 2 लाख का डोनेशन 1 लाख का डोनेशन मिला टूर्नामेंट करवाने के लिए, तो वो 1 लाख एक साथ खर्च होंगे। ये टूर्नामेंट तो है नहीं कि आज 20,000 खर्च करने कल 25,000 खर्च करने, वो एक साथ खर्च होंगे। तो उन केसेस में नॉर्मली हम उस फंड को बैंक में ही छोड़ देते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक पहला तो फंड, दूसरा उस फंड के अमाउंट का इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सिनेरियो समझिएगा, जब डोनेशन मिला तो हमने एंट्री क्या की होगी, कैश टू डोनेशन, असेट साइड पे कैश आ गया, लायबिलिटी साइड पे डोनेशन आ गया। मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, एंट्री इन्वेस्टमेंट टू डोनेशन, सॉरी इन्वेस्टमेंट टू कैश, असेट साइड से कैश इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट हो गया। फंड यही है, फंड कहीं नहीं गया। अकाउंटिंग एंट्री समझना, कैश का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट का मतलब कैश नहीं होता। लाइबिलिटी का मतलब कैश पड़ा ही जरूरी नहीं है, कैश किसी काम में ले लिया हो ये भी हो सकता है, लेकिन लाइबिलिटी लाइबिलिटी है। फंड मिला तो यहां पे फंड आ गया और यहां पे कैश आ गया, इस कैश को इन्वेस्ट कर दिया तो कैश खत्म हो गया और यहां पे इन्वेस्टमेंट आ गया। अब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट ब्रेक करूंगा, कैश आएगी, वापस कैश आ गई। कैश को खर्च करूंगा, बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग आ गई। ये इधर ही घूम रहा है सब कुछ, वो वहीं पड़ी है अभी तक, वो फंड अफेक्ट नहीं हो रहा है, वहीं पड़ा है। अब बिल्डिंग बन चुकी है तो उस फंड का क्या काम, लायबिलिटी खत्म, इस फंड को उठा के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। वो सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है यार, कैश का ट्रांजैक्शन तो असेट साइड पे चल रहा है ना सारा, उस फंड का कैश से कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपने एक लायबिलिटी क्रिएट की थी, उसका फंड से कोई लेना, उसका कैश से कोई लेना देना नहीं। कितने सारे ट्रीटमेंट हो गए, फंड आया, कैश आया, फंड कैश, कैश इन्वेस्ट कर दिया, कैश गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। फंड के पर्पस के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, इन्वेस्टमेंट बिका, कैश आया, कैश खत्म हुआ, बिल्डिंग बन गई। अब ये फंड इन्वेस्टेड है, कैश गया, इन्वेस्टमेंट में आ गया, आपको नहीं दिखेगा ना, आपको अकाउंटिंग करनी है पूरे साल भर की
क्या वो फंड मिलने की भी एंट्री करो, कैश में इन्वेस्टमेंट करने की भी एंट्री करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको इधर फंड दिखेगा, इधर इन्वेस्टमेंट दिखेगा, तो दैट इज अज्यूम्ड कि हमने उस कैश को इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के आगे भी नाम अटैच होगा। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अभी जो इन्वेस्टमेंट किया इस पे इंटरेस्ट इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम हुई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश आया कैश में चला गया होगा, इंटरेस्ट कहां जाएगा? इनकम नहीं, इनकम में नहीं जाएगा, इस फंड में ऐड हो जाए, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट आया वो भी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के पैसे से कमाया हुआ इंटरेस्ट है, आपकी इनकम नहीं है, वो उस पर्पस के फंड में ही ऐड करो। बात समझ में आई? चलिए अकाउंटिंग देख लेते हैं। ये मैंने आपको लॉजिक समझाया थोड़ा सा, लेकिन मेनली अकाउंटिंग पर्पस पे बात करें तो अकाउंटिंग देखने चलते हैं, अकाउंटिंग कैसे होगी। एक्सपेंसेस के लिए पैसा मिला, तो यहाँ पे उस फंड को कहाँ रख रहे हैं हम? बैलेंस शीट में। मैं यहाँ ले रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, एड ड्यूरिंग द ईयर, दो पॉसिबिलिटी, उसी पर्पस के लिए और डोनेशन मिल गया, सेम पर्पस के लिए और डोनेशन मिल गया, तो इसी में लाके ऐड कर दें, ऐड डोनेशन रिसीव्ड। मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को डील कर रहा हूं यहां ड्यूरिंग द ईयर फॉर सेम, ऐड यदि ये फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पर जितनी भी इनकम आएगी ऐड हो जाएगी, ऐड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब ये पैसा है टोटल मेरे पास जिसे मुझे खर्च करना है, लेस एक्सपेंसेस फॉर पर्पस, जिस पर्पस के लिए पैसा मिला उसके लिए हमने खर्च कर दिया, तो लेस एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस। अब दो पॉसिबिलिटी है, क्या? या तो पैसा बचा है या खर्च ज्यादा हो गया है, ज्यादा भी तो हो सकता है। अब टूर्नामेंट कराने के लिए किसी ने डोनेशन दे दिया, हमने करवा दिया, 10-20 हजार ज्यादा खर्च हो गए तो मांगने थोड़ी जाएंगे बेटा और डोनेशन दो ना, ज्यादा भी हो सकता है। तो या तो बचा है या ज्यादा हो गया है, तो जो बचा है उसे इनकम में डाल दो, ज्यादा हो गया है तो उसे एक्सपेंस में डाल दो।
ये पॉजिटिव है तो इनकम में चला जाएगा, नेगेटिव है तो एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ऑल गुड। ये तो बात की हमने जब हमें डोनेशन मिला एक्सपेंस पर्पस के लिए। इधर क्या, तो ये सारी चीज इधर भी सेम है, ये सारी चीज इधर भी सेम है, इतना तो सेम। अब यहां देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड कहां जाएगा, बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस, प्रीवियस ईयर का लाइबिलिटी। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कहां जाएगा, कहां जाएगा, रिसीव्ड, रिसीट एंड पेमेंट के रिसीप्ट साइड पे पैसा आया होगा ना। 3 स्टेटमेंट से सोचना है। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर यहां तो आएगा ही, दूसरा कहां से आएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट के रिसीप्ट साइड पे पड़ा होगा या नहीं है, बनाना है तो उसमें जाएगा। डबल एंट्री, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट के रिसीप्ट साइड पे। इनकम तो हो नहीं सकती बेटा, यहां ऐड हुई है इनकम तो। एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस, रिसीप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड पे। डबल एंट्री सोचो, एक तो यहां हो गई, दूसरी कैश की एंट्री है तीनों में, और कैश की एंट्री है तो कैश की एंट्री दूसरी कहां जाएगी, रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंदर। 2 रिसीप्ट हैं, 1 पेमेंट है, मेंशन कर देना चाहो तो। रिसीप्ट, रिसीप्ट, पेमेंट। बचा हुआ इनकम एक्सपेंडिचर में। या तो इनकम में या एक्सपेंस, डिपेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये डबल एंट्री समझते चले। अब आ जाते हैं असेट वाले केस में। तो मैंने बोला यहां तक तो ये सेम है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड मिलेगा, डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मिलेगा तो रिसीप्ट में आ जाएगा, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो यहाँ और रिसीप्ट में आ जाएगी, पर्पस के लिए खर्च किया तो पेमेंट में आ जाएगा। लेकिन पर्पस के लिए जैसे ही खर्च किया पेमेंट में तो आएगा ही, प्लस एक ट्रीटमेंट और करना पड़ेगा। यहां से तो माइनस हो गया, यहां से माइनस होके कहां जाएगा, पर्पस के लिए जैसे ही खर्च करोगे इसका एक ट्रीटमेंट और होगा, एड इन कैपिटल फंड एंड असेट्स इन बैलेंस शीट। डबल एंट्री तो उसकी भी करनी ही पड़ेगी ना, तो एक डबल एंट्री इसके अलावा और होगी। जितना पैसा अपने पर्पस के लिए खर्च किया, किस केस में, असेट वाले केस में। एक्सपेंस वाले केस में तो काम खत्म हो गया,
यही माइनस कर दो, काम खत्म हो। असेट वाले केस में जितना पैसा आपने पर्पस के लिए खर्च किया है उतना अमाउंट कैपिटल में ऐड होगा और बैलेंस शीट की असेट साइड पे। बिल्डिंग बना रहे हैं हम, ये डोनेशन बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का खर्चा कर दिया हमने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे, तो 5 लाख रुपीस यहां से माइनस हो गए, तो वही 5 लाख रुपीस कैपिटल में भी ऐड करने और वही 5 लाख रुपीस बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन असेट साइड पे भी दिखाना है। पूरी नहीं बनी है, इसलिए पूरी नहीं बनी है तो इस बैलेंस का क्या होगा इस केस में, ये बैलेंस बैलेंस शीट में ही रहेगा लायबिलिटी साइड पे, ये बैलेंस बैलेंस शीट में ही रहेगा लायबिलिटी साइड पे। क्यों? पर्पस खत्म नहीं हुआ है। तो असेट के केस में मान के चलना ये बैलेंस नेगेटिव नहीं आएगा, ये बैलेंस पॉजिटिव आएगा और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी पे ही रहेगा। 2 सिनेरियो बना दिए मैंने, वो एक्सपेंस वाला और ये असेट वाला, वो सब कुछ सेम। उसके बाद एक एडिशनल एंट्री और बैलेंस, उस केस में बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, इस केस में बैलेंस बैलेंस शीट में ही रहेगा। क्लियर? घबराना नहीं है, शुरुआत एनपीओ की शुरुआत है, पहला एडजस्टमेंट समझा हमने। एक ट्रांजैक्शन 5 से 6 जगह इंपैक्ट डाल रहा है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ऐड हियर एंड रिसीट, interest income on the fund add here receipt, expenses for the purpose deduct from here payment, and if it is asset, it is for asset, then add in capital and balance sheet asset side, and the balance in that case income या expenditure, and in this case liability balance sheet current year। ठीक है, ये है आपका डोनेशन। जनरल डोनेशन होता तो सीधा ही काम खत्म। जनरल डोनेशन में तो हमने लिख दिया ना, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो कान सी 2 जगह चला गया, रिसीट एंड पेमेंट की रिसीप्ट साइड पे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे। जनरल डोनेशन तो बड़े प्यार से सेटल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है, ट्रीट एज डोनेशन। जनरल ग्रांट है इनकम, स्पेसिफिक ग्रांट है
स्पेसिफिक डोनेशन। तो गवर्नमेंट ग्रांट को भी डोनेशन की तरह ट्रीट करिए। जनरल ग्रांट जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक ग्रांट स्पेसिफिक डोनेशन। मेंबरशिप फी, इनकम, रेवेन्यू इनकम। मेंबरशिप फी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। ये सॉर्ट ऑफ इस तरह से होता है, कोई टेम्परेरी मेंबरशिप फी लेता है या एंट्रेंस फी लेता है, उस तरह से इनकम मानना है। एंट्रेंस फी नहीं, ट्रीट एज पर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन बोलता है कैपिटलाइज करो। एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटल फंड में ऐड, और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो इनकम। टू बी कैपिटलाइज्ड, add to capital, otherwise income। लेगेसी, डोनेशन अंडर विल, डोनेशन अंडर विल। होता ना किसी का कोई नहीं तो क्या करेगा पैसे का, तो जाते वक्त वो किसी क्लब को, किसी सोसाइटी को पैसा डोनेट करके निकल जाता है, विल में लिख देता है मेरे मरने के बाद मेरा पैसा इस सोसाइटी को डोनेट कर दिया जाए, तो वो कहलाती है लेगेसी। और लेगेसी ट्रीट होती है एग्जैक्टली एज डोनेशन। साथ में पर्पस चिपका के गया है, तो स्पेसिफिक डोनेशन, अदरवाइज जनरल डोनेशन। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी मतलब किसी ने मेंबरशिप फी दी, बोले यार पूरे लाइफ मेंबरशिप फी ले ले, हर साल नहीं दी जाती मेरे से। ऐसे भी ऑप्शन होते हैं ना, 5 लाख लाइफ मेंबरशिप फी। इनिशियली इट इज कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीप्ट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इनिशियली कैपिटल रिसीप्ट मान के बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे रख दीजिए। और ग्रेजुअली ईयरली इसका एक पार्ट इनकम में ट्रांसफर करते जाइए। यूं समझिए किसी ने एक साथ अपनी लाइफ की मेंबरशिप फी दे दी, तो जितनी मेंबरशिप फी इस साल की है वो तो मेरी इनकम है, और बाकी एडवांस है, लाइबिलिटी है। अगले साल फिर उस लाइबिलिटी में से कुछ इनकम में, बाकी लाइबिलिटी है।
तो इनिशियली इसे मैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे डालूंगा और अमाउंट इक्वल टू द करंट ईयर मेंबरशिप फी कहां ट्रांसफर करते चलेंगे, इनकम। बट अब सवाल यही आता है कितना कितना ट्रांसफर करते चलें करंट ईयर इनकम में। तो 3 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जितना नॉर्मल मेंबरशिप फी होता है किसी मेंबर का एनुअली, उतना अमाउंट निकाल निकाल के हर साल इनकम में डालते जाओ, जब 0 हो जाएगी तब खत्म, पर मेंबरशिप चालू रहेगी उसकी। दूसरा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कैलकुलेट करो कि वो कितने साल जिंदा रह सकता है। मान लिया हमने कि उसकी लाइफ हमने 30 ईयर एक्सपेक्ट की है, तो इस पूरे अमाउंट को 30 से डिवाइड करो और जो अमाउंट आए वो अमाउंट पर ईयर इनकम में ट्रांसफर करते चलो। सर पैसा खत्म होने से पहले ही निकल लिया तो यहां बच जाएगा ना, बचा हुआ उठा के कैपिटल में डाल। सर पैसा खत्म हो गया अभी भी जिंदा रह गया तो खत्म, खत्म हो गया तो खत्म। लाइफ मेंबरशिप फी दी ना आपने, सोचा 30 साल की है, उसने थोड़ी सोचा था मेरी 30 साल की है। अब ज्यादा जिंदा रह गया तो पैसा तो मैंने लाइफ के लिए दिया है, तो जब तक जिंदा हूं जब तक एंजॉय करूंगा मेंबरशिप। तो खत्म हो गया तो खत्म और नहीं मिलेगा, लेकिन बच गया तो बचा हुआ अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए। बेटा आपको मारने नहीं मारने से फर्क क्या पड़ रहा है, पैसा तो इतना आया उतना ही आएगा ना। सोचेंगे भी तो नेगेटिव ही सोचेंगे। वो 3 सिचुएशन में आपको नहीं लिखवा रहा हूं, नॉर्मली उस पे क्वेश्चन का है नहीं, ध्यान रखने का है कि कितना इनकम में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और स्क्रैप इनकम, नॉर्मली इट इज इनकम। तो यहां पे अभी तक हमने बात की एनपीओ के कुछ मेन इनकम सोर्सेस पे। नॉर्मली यही इनकम सोर्सेज एनपीओ में रहते हैं जो आपके रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड पे भी आ रहे हैं और इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे आ रहे हैं। कितना आएगा कैसे कैलकुलेट होगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस। क्या समय समाप्त हो गया है क्या? अच्छा ना जी, अभी कहाँ, बहुत समय है अभी तक। स्पेशल केसेस, एंड इन स्पेशल केसेस सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस है कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल ऐसे कई आइटम्स हम क्लब्स में, क्लब को पिक्चर बना के चलो, ऐसे कई आइटम्स हम क्लब में होते हैं जहां कंज्यूमेबल्स होते हैं जो कंज्यूम हो जाते हैं। से स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, अब हमने क्लब में क्रिकेट कोर्ट भी बना रखा है, बैडमिंटन कोर्ट भी बना रखा है, तो बैडमिंटन कोर्ट में हम सारी फैसिलिटी खुद देते हैं,
तो रैकेट्स एंड शटल्स, बॉल्स हम प्रोवाइड करते हैं, बैट्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी कंज्यूम होते हैं, खराब होते हैं। उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी? उन ऐसे सारे आइटम्स जिन्हें हम असेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और एक्सपेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। अब क्रिकेट किट है तो असेट है, चलेगा सालों, लेकिन उसमें से कई पार्ट खराब भी होते तो एक्सपेंस है। ऐसे सारे आइटम्स कंज्यूमेबल्स कहलाते हैं। इन कंज्यूमेबल्स का कैसे ट्रीटमेंट होगा? यहाँ तीन तरह की चीजें होंगी। एक तो कंज्यूमेबल हो गया, मैंने उन आइटम्स की बात की जिन्हें हम असेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा, क्लब को पिक्चर में रखो। क्लब में रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में फूड आइटम्स आएंगे और कंज्यूम होंगे। क्लब में एक डिस्पेंसरी है, मेडिसिन आएंगी, कंज्यूम होंगी। क्लब में एक बार है, हाँ, लिकर आएगी, कंज्यूम होगी। और इन तीन में क्वाइट पॉसिबल कि थोड़ा बहुत मार्जिन बच जाए, बट ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली क्लब्स में जो सोसाइटी के लिए बनाया गया है, मेंबर्स के लिए बनाया गया है, वहां हर चीज रेट टू रेट सर्व होती है, तो वहां मार्जिन बचता नहीं है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग तो करनी है। तो जहां रेगुलर बेसिस पे जैसे बार, रेस्टोरेंट, डिस्पेंसरी ऐसा चल रहा है, तो हम उनके लिए एक सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट या लॉस, और सिर्फ उस प्रॉफिट लॉस को उठा के डाल देते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यदि इस तरह के यदि नहीं होंगे, डेफिनेटली इस तरह के केसेस आपके पास कि क्लब इज ओनिंग अ रेस्टोरेंट, उसके लिए हमने ये चीजें खरीदी है, तो हम उसका ट्रेडिंग अकाउंट बना लें, ज्यादा बेटर कि वहां का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड आइटम कितना था ड्यूरिंग द ईयर, कितना फूड आइटम परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट का फूड आइटम सेल हुआ, बचा कितना, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, वो निकाला और वो इनकम में डाल दिया या एक्सपेंस में डाल दिया। लेकिन वही रेस्टोरेंट में क्रॉकरी भी होगी, और वो क्रॉकरी क्या हो गई? कंज्यूमर असेट भी है लेकिन टूटेगी भी, तो उसे हम ट्रीट करेंगे एज कंज्यूमेबल। नॉर्मली कंज्यूमेबल के केसेस हमें जो मिलते हैं वो स्पोर्ट इक्विपमेंट्स के मिलते हैं। अब कंज्यूमेबल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे इसकी अकाउंटिंग होगी? तो सबसे पहले तो हमारे पास कंज्यूमेबल का ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल, उसके बाद इसमें ड्यूरिंग द ईयर परचेज होगा, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज में भी कैश परचेज भी हो सकता है, क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। कैश परचेज है तो अच्छा है, लेकिन क्रेडिट परचेज हो गया तो क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वहां से पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितनी की है। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट टू द क्रेडिटर एंड परचेज फ्रॉम द क्रेडिटर, इन चार इंफॉर्मेशन के साथ क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, जहां से आपको परचेज का अमाउंट मिलेगा। तो क्रेडिटर का अकाउंट तो कई केसेस में बन सकता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसका अकाउंटिंग अलग से बताऊंगा। लेस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना उसमें से हमने बेच दिया। बेचते भी हैं क्या कंज्यूमेबल? हाँ, बैट पुराना हो गया, स्क्रैप की फॉर्म में बेच दिया, बेचते भी है।
लेकिन वहां इसकी क्या अमाउंट, कौन सी वैल्यू लेस करनी है? कॉस्ट, कितनी कॉस्ट का बेचा, कितने में बेचा वो नहीं, कितनी कॉस्ट का बेचा, क्योंकि अकाउंटिंग ऑफ स्टॉक कॉस्ट पे चलती है सारी, इसलिए मैंने लिखा है कॉस्ट। लेस क्लोजिंग स्टॉक, कितने का सामान बच गया, सब कॉस्ट पे चल रहा है। फाइनली यू विल गेट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। जितना जितना खराब होता गया वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो वहां यहाँ बैलेंस से पता चल जाएगा कंज्यूम कितना हुआ है। बैलेंस शीट असेट प्रीवियस ईयर, रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड पे परचेज किया होगा तो कैश दिया होगा, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग नोट में, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट असेट करंट ईयर, कंज्यूम हो गया इसका मतलब खर्च हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पे। अब जो सेल किया था हमने उसकी अलग से कैलकुलेशन, था कितने का, बिका कितने में। ये कॉस्ट ऑफ, ये तो कहां से आया है, यहां से आया है, रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड पे बेचा होगा तो कैश मिली होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट हुआ है तो इनकम में, लॉस हुआ है तो एक्सपेंडिचर में। नहीं, क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर के अकाउंट, वहां से जो पेमेंट आएगा, वहां से जो पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा वो पेमेंट। क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल, बाय बैलेंस, बाय परचेज, टू रिसीट एंड पेमेंट यानी पेमेंट, टू बैलेंस सीडी। ये तो ऊपर चला गया वर्किंग नोट में, बैलेंस शीट लाइबिलिटी प्रीवियस ईयर, बैलेंस शीट लाइबिलिटी करंट ईयर, और ये रिसीट पेमेंट की पेमेंट साइड पे।
ये ऊपर वर्किंग नोट में चला जाएगा, यहां से परचेज। ऊपर कौन कौन सी परचेज मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे कैश तो इधर चली गई और क्रेडिट परचेज यहां से निकल के आएगी जो इसी में ऐड होगी ऊपर अलग से। हो गया ना डबल एंट्री, एक यहाँ आई और एक ऊपर आ गई, यहाँ पे इस परचेज में ऐड हो जाएगी। पेमेंट में क्यों जाएगी, नहीं जाएगी ना, पेमेंट में सिर्फ कैश परचेज वाला पार्ट जाएगा, क्रेडिट परचेज का पेमेंट जाएगा यहां से निकल के। क्रेडिट परचेज का अमाउंट डबल एंट्री, एक यहां पर आ गया, एक ऊपर वर्किंग नोट में। डबल एंट्री चाहिए, हाँ हाँ ऑब्वियसली वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें जो भी चीज आ रही है वो डबल एंट्री को परफॉर्म करते हुए आ रही है। मैंने यहां से बोला ना ये सारे आइटम कहां कहां लिखने, तो एक एंट्री तो यहां है और एक दूसरी जगह यहां जा रही है। वर्किंग नोट इटसेल्फ डबल एंट्री का पार्ट है। सॉरी, इसका क्रेडिट सेल कौन करता है? 4 बॉल बेच रहे हो और स्क्रैप की 100 रुपए में, वो भी उधार में, चला लो धंधा। ओके, इसको साथ के साथ रिवाइज करते चलना, वरना ऐसा गायब होगा ना भारी पड़ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।